कि मैं आला तालीम हासिल करूं, लेकिन चूंकि मेरे वालिदैन की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सकते थे, तो कुछ ना कुछ करो ताकि घर के अखराजात चलता रहे। वजह एक साल तो मेरा वो नहीं सके, 5 में दाखिला नहीं सके, मासिक तंगी। एक बार मैंने अपनी वालिदा से कहा कि माँ, मैं बच्चों को देखता है किताब लेके जाने के लिए, तो मैंने माँ से कहा कि माँ हम पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कैसे। 1 साल के बाद 5 रुपये मेरे हाथ में दिया, थोड़ा जाओ डॉक्टर है। मैं अकेला तरह गया हाई स्कूल, कोई सरपरस्त नहीं था। उसके बाद सामने खा लिया पंजुम में, लेकिन उस वक्त अहद किया था मैंने कि जब मैं किसी क्लास में फेल हो जाऊंगा तो माशी तौर पर, चूंकि हालत हमारी ठीक नहीं तो वालिदैन की, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। बस यही जज्बा उसको आगे लेते चला गया। और कोई ट्यूशन भी मैं नहीं किया कभी, आखिर तक 10वीं जमात 12वीं क्लास पास किया। मैं ट्यूशन कभी नहीं किया, जो पढ़ता था अपने से नोट तैयार करता था, घर में याद करता था, पढ़ता था, तालीम हासिल करता था। उसी दरमियान में मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था, फुटबॉल खेलने का। तो 5वीं जमात में जब मैं इंटर क्लास का मैच हो रहा था तो अच्छा खेलने लगा। तो दूसरे साल जो 6 में गया तो मेरी फीस माफ कर दी गई। इसी तरह चलते चलते किसी सोचते हायर सेकेंडरी पास किया, लेकिन हमारा फुटबॉल भी साथ से चल रहा था, फुटबॉल खेले। और 57-58 के बाद है कि मैं मॉडर्न कोटी तरफ तो बहुत बड़ा शहराई था, फुटबॉल देखने जाया करता, देखने किसी सूरत से। बट जब उसे आदत, हम लोग 2-3 जो दोस्त हम लोग आते थे बाबू बाजार, वहाँ से 5 पैसा टाइम में दे करके आते थे धमदारा, और ग्राउंड में भी नहीं जाते थे, रैंपट चले देखते थे। फिर वहाँ से उसी तरह जाते थे, फिर वापस में, और वहाँ से बाबू बाजार, यहाँ से 5 पैसा दे कर बाबू बाजार, वहाँ तो फिर पैदल। और यही चीज़ है। उस वक्त कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था, हायर सेकेंडरी पास करने के बाद पौना आजाद कॉलेज में। वहाँ भी वही हाल रहा, माशी तंगी की वजह से बहुत तकलीफ करी, किसी से तालीम हासिल करता रहा। लेकिन 1967 में 67 में BA पास करने, BA में दाखिला लिया मैंने। तो वहाँ से मुझे फुटबॉल का तो शौक था बचपन से खेलने का। मैं कॉलेज टीम के जब क्लास मैच हुआ करता था, तो मैं खेलने लगा, टीम का रेगुलर खिलाड़ी बन गया था। वहाँ फिर खेल होने इंटर कॉलेज मैच, उसमें मैच उस वक्त हमारे प्रोफेसर एजाज अफजल साहब थे, जावेद निहाल साहब थे, अब्दुल सत्तार शाहिदी साहब थे, ये लोग थे। तो फुटबॉल खेलता, फुटबॉल में खेलते 67 में इंटर कॉलेज में खेलता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि बचपन से मॉडर्न स्पोर्टिंग में खेलने का। मैं जब देखने जाता था तो मेरी दिली ख्वाहिश उठती थी कि हम भी किसी मैदान में उतरे। तो यही जज्बा मुझको खेलने के लिए मजबूर किया, और मैं बढ़ता रहा के 1965 या 60 में मॉडर्न एसी में दाखिला लिया मैंने। मॉडर्न स्पोर्टिंग की 4 डिवीजन टीम थी, पंजाब जानते हो, 4 डिवीजन टीम थी। उसमें 4 साल मैं खेला, रेगुलर पीरियड था, मैं 4 साल खेलता रहा। फिर पावर लीग में शो करता था, उसमें मैं बराबर सिलेक्शन हुआ करता था। 67 में मैंने मॉडर्न स्पोर्टिंग को फर्स्ट डिवीजन में, क्योंकि अच्छा खेलता था, मुझे फर्स्ट डिवीजन में खेलने का सिलेक्शन आ गया। उसमें मॉडर्न फर्स्ट डिवीजन टीम में मैं आ गया। उसके बाद से इस पोजीशन पे खेलते थे, सेंटर फॉरवर्ड। अभी बस सवाल जी, जब वो बोल रहे तो उसके बाद तो भूल गया। 69 में ऐसा हुआ, मैं बुलाया गया मेरी टीम में, मैं गया टीम के साथ। तो मुझसे कहा गया ड्रेस पहन करके, मेरे जो कोच थे उन्होंने कहा कि आप ड्रेस पहन लीजिए।
वो मोहम्मद हुसैन साहब थे बम्बई के कोच। उन्होंने मुझे कहा कि देश के लिए हम जूनियर खिलाड़ी थे, उस जमाने में जूनियर खिलाड़ी थे, टीम पे था, लेकिन सीनियर टीम में शामिल हो गए थे। तो 69 में मुझे एक मैच में फर्स्ट डिवीजन में कलकत्ता फुटबॉल लीग में खेलने का मौका मिला। उसके बाद मैं पावर लीग के तमाम मैचों में खेला करता था। मोरारजी कॉलेज का कैप्टन भी था मैं। ये तरह खेल होता रहा, खेल देखते बोला। मैं मटापुर हाई स्कूल ने फुटबॉलर कहते थे, बड़ी शोहरत हासिल की और आज भी मैं अच्छा स्कोरर था। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लोग कहते हैं वहाँ पर। एक सीजन में मैंने मटापुर हाई स्कूल में लीग मैच चल रहा था, बाहर से भी कुछ मैच थी, मैं खेल रहा था। हाजिर स्पोर्ट्स क्लब करते, इकला स्पोर्टिंग क्लब करते थे। उस सीजन में 22 गोल किया था एक सीजन में, 22 गोल। वो रिकॉर्ड आज तक मेरे में कायम है। इसलिए जब मैं तालीम में चलता रहा, स्पोर्ट में चल, जो ख्वाहिश थी मेरी पूरी हो गई। एक ही मैच में खेलने का मौका मिला, लेकिन पूरी हो गई खेलने की ख्वाहिश। लेकिन उस जमाने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे, रमना, पपन्ना, जॉन, ये सब अच्छे प्लेयर थे। उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला। मैंने फुटबॉल की तारीख के अजीम फुटबॉलर से मैंने फुटबॉल की तरबियत ली। रहीम, रशीद, रहीम, ये 3 R मशहूर थे 1932-33 में। रशीद, रहीम। तो रहीम साहब थे और हाफिज रशीद साहब थे। मैंने ट्रेनिंग ली। वो सब 32-33 के प्लेयर थे। लेकिन आप बोलिए कि उस जमाने में कहा नहीं, शायद वो कस्टम में काम करते थे और रहीम साहब और मोहनपुरी में वो उनको रखा गया था कोचिंग के लिए। उस जमाने में मेवालाल, ओलंपियर, अहमद हुसैन मुंबई के, ये लोग मैंने फुटबॉल तबियत हासिल की। ये सिलसिला रहा मेरा उस जमाने में। कितनी सूरत से तारीफ मुकम्मल की, कॉलेज से BA किया, MA किया, फिर PhD का सिलसिला हो गया। इस दरमियान मुझे 72 में स्कूल में नौकरी मिल गई। नौकरी भी मिली मुझे फुटबॉल के ही जरिए। तो वो बता दूं, मैं स्कूल के हेड मास्टर रिचर्ड साहब जो थे, वो फुटबॉल के वो भी बहुत बड़ा शहजाद थे। वहाँ खेल देखने जाया करते। बराबर एक बार हम बस में आ रहे थे, वो हमको जानते थे कि फुटबॉल खेलते, मतलब जानते थे, हम भी उनको जानते थे। बस में हम लोग चल के आ रहे थे, दोनों आदमी मरने बोलते खेल देखने के लिए। हेड मास्टर साहब खड़े होकर तुमसे गुफ्तगू करने देंगे, बड़े इश्तियाक स्कूल में नौकरी करोगे? तो हम तो परेशान थे ही, अपने हासिल करेंगे। अच्छी बात है। एक हफ्ते के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझे बुलाया कि और भी कुछ कैंडिडेट आए थे। उस वक्त मैं BA ऑनर्स था, MA PhD वगैरह नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझसे अच्छे, जैसे MA के भी कुछ कैंडिडेट आए हुए थे। होना तो उन्हीं के चाहिए था, लेकिन अली खान साहब जो मास्टर थे, वो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बोले देखिए, इश्तियाक को, कमेटी के लोगों से कहा कि इश्तियाक को अगर हम लेते हैं तो हम उससे 2 काम लेंगे। एक तो स्पोर्ट्स का शोभा भी वो देखेगा और दूसरा कि वो क्लास भी करेंगे। तुमको 2 फायदा हुआ। MA वाला जो भी वो है उसको तो हम लेंगे, तो क्लास में देंगे। लेकिन हमारा उस जमाने में मौजूद शायद जो लीडर थे, वो स्पोर्ट्स का शोभा देखा करते थे। लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स मैन नहीं थे, वह इस तरह मेरी नौकरी भी लग गई। स्पोर्ट्स के जरिए लेगी, फुटबॉल के जरिए मेरी नौकरी। वरना हमसे अच्छे कैंडिडेट वो मौजूद थे, उनका लगना चाहिए था। लेकिन मास्टर ने जोर दिया नहीं, हमको क्या करें, उनको 2 काम करना। बहरहाल ये किस्मत की बात थी कि नौकरी लगी। उस वक्त 300 रुपये में नौकरी लगी। 72 या 73। बहरहाल ये रहा हमारा वहाँ का, ये स्पोर्ट्स की दुनिया का रहा। अब जब मैं अदब में आया तो सबसे पहले 80 से पहले मुश्ताक जावेद हमारे मशहूर शायद, उनसे पेन फ्रेंड था। वो बंगला भागलपुर रहा करते थे, उनसे पेन फ्रेंडशिप हुआ। उनके बड़े साहब मटे हुई में रहा करते थे, मटे हुई चल रहा। उसके बाद हम तो, वो भी बहुत बड़ा शहजाद था फुटबॉल, मोड़ा का अंधा सपोर्टर को बोलते हैं, वो था। तो हम दोनों मोड़ा खेल देखने आया करते थे। उसी जमाने में
हम लोग स्पोर्ट्स मजामीन लिखा करते थे। इसमें छपा करता था आज़ाद हिंद में, और दूसरे अखबार में एक रिसाला निकलता था ताती बाग से, स्पोर्ट्स और फिल्म, जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स के मजामीन हुआ करते, स्पोर्ट्स खिलाड़ी मजामीन हुआ करते थे। शायद कमी अहमद मलिक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और साजिद हमीद साहब, ये उसके मुदीरान थे। बहुत दिन चलता रहा। हम लोग बेचैन रहते थे उस पर्चे को लेने के लिए, क्योंकि हम लोग मॉडर्न के शराइ थे, उसमें क्या लिखा है क्या तो कभी उसमें फ्रंट पेज के अच्छे प्लेयर के मतलब तब्दील भी होती थी। तो उसमें हम लोग दोनों मुश्ताक और हम भी दोनों स्पोर्ट्स मजामीन लिखते थे तो छपता रहा, बराबर में छपते रहते थे। बल्कि वो रिसाला लेकर के मॉर्निंग के दिन हम लोग जो मैच हुआ करता था, तो हम और जावेद मॉर्निंग के गेट पर खड़ा होकर के रिसाला फरोख्त करते थे। कीमत थी ₹1। बाद में हम मुश्ताक जावेद ने मिलकर एक रिसाला निकाला फतेहपुर से, स्पोर्ट्स और फिल्म, सॉरी अदब और स्पोर्ट्स नाम का रिसाला। 11-12 शुमारा निकला, उसका बच्चा भी उसमें अदब का और फिल्म का ये होता था। अदब और स्पोर्ट्स में मजामिन हुआ करते थे। फिर नक्शा हयात एक बार निकलता था, प्रिंस अंजुम पदर साहब निकाला करते थे। हम दोनों को कहा कि आप लोग मुदीरान के उसमें हो जाइए और रिसाला निकाला कीजिए, अखबार रिसाला निकालिए। तो उसमें भी हम लोग रहे 10 मिनट तक, उसमें भी रहे, चलता रहते सिलसिला। 80 में मुश्ताक जावेद ने कहा था कि 80 से पहले यार हम लोग तो स्पोर्ट पे लिखते रहे और हम तो शायरी करते ही हैं, तो एक काम करो कि तुम अदब पर भी लिखो। यार अदब पर मुश्किल हो जाएगा, हम तो स्पोर्ट में निकालते हैं। फिर ठीक है, देखा जाएगा। तो हम 1-2 साल उसमें हमने मेहनत की, कुछ मुताला शुरू कर दिया उस ज़माने में। फिर वहाँ के 3 शायरों पर हमने 1980 में मजमून लिखा, बिस्मिल्लाह सूफी साहब, मुश्ताक जावेद और M.K. साहब। उन तीनों शायरों के मजामीन का मजमू छपा 80 में। उसके बाद समझिए कि पूरा 10 साल गैप है। 90 से पहले एक रहीम साहब थे, सैयद अब्दुल रहीम, हैदराबाद के, वो कोचिंग हुआ करते थे। तो उनके बारे में मैंने पढ़ा अखबार में और रिसाले में कि हिंदुस्तान की जो फुटबॉल की जो तारीख थी बहुत पिछड़ हुई थी इंडियन टीम फुटबॉल में। लेकिन उनका जब हमने पढ़ा कि 1951 में जो फर्स्ट एशियन गेम होता दिल्ली में, तो उसमें वो चैंपियन हुई थी, इंडियन टीम चैंपियन हुई थी। ये बहुत बड़ी बात थी, और फर्स्ट एशियन गेम में। फिर उसके बाद 1956 में मेलबर्न ओलंपिक मैच हुआ, जिसमें इंडिया टीम तो पहुंचती नहीं थी, बहुत मुश्किल थे, पर ये टीम फिर फाइनल तक पहुंचे। इनके कोचिंग में, सैयद अब्दुल रहीम साहब के कोचिंग में, वो 56 में टीम सिर्फ फाइनल पहुंची, लेकिन सिर्फ फाइनल में जाकर टीम हार गई। 4th पोजीशन आई इंडिया टीम को। उसके बाद उनका कोचिंग का सिलसिला चलता रहा, और इस तरह को 1962 में फिर एशियन गेम हुआ। 1962 में मेवालाल, जनरल सिंह, P.K. बनर्जी, चुनी गोस्वामी, विद्यु पटिंदर, अरुण घोष जैसे खिलाड़ी थे, बालाराम, यूसुफ खान हैदराबाद के, और ये सैयद अब्दुल रहीम साहब जो थे हैदराबादी से थे, हैदराबादी का ताल्लुक था। उस जमाने में टीम एशियन टीम चैंपियन हुई, 1962 में भी चैंपियन हुई, और सब चैंपियन होने 1-2-3 महीने के बाद ही उनका इंतकाल हो जाता है, रहीम साहब का इंतकाल हो जाता है। इस तरह सिलसिला हुआ, चला, स्पोर्ट्स के रिसाला ही बंद हो गया, चलता रहा। तो 90 से वो सैयद अब्दुल रहीम साहब पर मेरा ख्याल है कि क्यों ना उन पर एक किताब लिखी जाए। तो लिहाजा मैंने कोशिश की सैयद अब्दुल रहीम से के मवाद वगैरह इधर उधर से इकट्ठा करके मैंने उन पर एक किताब लिखी, सैयद अब्दुल रहीम हिंदुस्तानी फुटबॉल का मसीहा, ये उन्वान था। सैयद अब्दुल रहीम साहब का इंतकाल हुआ, किताब आई थी 90 में। तो लिखा हमने, उस किताब का इजरा हुआ तो मटेबुल हाई स्कूल में, जहाँ मैं टीचर था, उसी स्कूल में। उस स्कूल में
उस किताब के इजरा करने के लिए साबिक ओलंपियन पी.के. बनर्जी और सैयद नईमुद्दीन ये दोनों आए थे। और उन्होंने इसलिए आए थे कि दोनों शागिर्द थे रहीम साहब के। ये दोनों रहीम साहब के शागिर्द थे। कहने मुलाकात कहते थे आइए सर, बड़ी खास है कि आप लोग आइए। तो रहीम साहब नहीं सॉरी पी.के. बनर्जी और रहीम साहब दोनों भाई बटे मेरी स्कूल की छत पर प्रोग्राम हुआ। किताब की सबों ने तारीफ की और पी.के. बनर्जी से इतनी बात कह दी अपनी तकरीर में कि मैं अरीफ मुतालिब साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो अरीफ मुतालिब ने किया। यदि हम लोग के शागिर्द थे, ये मेरा एक फर्ज था कि हमें उन पर किताब लिखनी चाहिए थे। इस बात में अंसारी साहब मैदान में आगे बढ़ गए, मैदान में चला रहा। फिर स्पोर्ट्स में जो मज़ामीन में लिखता था शुरू में, वो मेरे पास तमाम मज़ामीन मौजूद थे। हिंदू पीरो करब, मोहन बगान, इश्तमगाल, मोहन पीरो करब पर मैं जहाँ मज़ामीन लिखा करता था और अखबार में शाया हुआ करता, उस मज़ामीन को मैं रखता था। फिर कई खिलाड़ियों पर मजमून छपा, उसको भी मैंने रखा। उसको किताबी शक्ल दी मैंने स्पोर्ट्स की दुनिया बोल करके। किताब है थी स्पोर्ट्स की दुनिया 1993 में। उसके बाद शायरात बेंगाला जो मेरी थीसिस थी, वो किताब 2001 में आई। इस तरह अब अदब की तरफ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगे। फिर उसके बाद कई किताबें आई। शोराय बेंगाला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर उसके बाद नस्ल निगारान बेंगाला पार्ट 1, पार्ट 2 निकला। फिर उसके बाद 1900 जब हिंदुस्तानी फिल्म का 100 साल पूरा हो रहा था, तो उस वक्त मैंने एक किताब तरतीब देना शुरू किया था 2000 से, और 13 में हिंदुस्तानी फिल्म का 100 साल मुकम्मल हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि ये जो है ये किताब उसी मौका पर आए। बहरहाल मैं 8-10 साल तक मेहनत करते किताब, वो एक जखीम किताब 2 जिल्दों में है, 2 जिल्दों में हिंदुस्तानी फिल्म का आगाज हुई तक ये 2 जिल्दों में है। उस किताब की भी बड़ी तारीफ हुई। और मुंबई के दूरदर्शन से आसिफ शर्मा शिवरी ने हमको बताया था फोन करके, हम नहीं देख पाते कि अनु कपूर ने आपकी किताब की बड़ी तारीफ की। उसके बाद फिर 100 साल की पूरी तारीख होती है। तो इस तरह मेरा सिलसिला भाई चलता रहा। फिर कई किताबें भी आई, मज़ामीन का मजमूआ, लेकिन ज़्यादातर जब मेरी जो किताबें आई उसमें तरतीब है। तो तरतीब जो है देखिए जहन कहाँ पर, जब मैं तहकीक करा तो मैंने देखा कि नस्ल शायरों पर कोई जामे किताब, मुकम्मल किताब नहीं है। शायरों पर सालिक साहब से किताब थी, मगरब बंगाल में उर्दू नस्ल का आगाज, इस तरह कोई किताब है, और 1-2 किताब पट्टी किताब थी। तो वो दौरान तहकीक जब तलाश कर उस वक्त हमने देखा कि शायद उस वक्त मेरा जहन बना कि क्यों ना बंगाल के शायरों पे किताब तरतीब दी जाए, उसी वक्त जहन बना। तो ये मैं 2004 से ये काम मैंने शुरू किया। 2006 में वो किताब शोराय बेंगाला पार्ट 1 आई। उस किताब का इजरा हुआ तो उसमें कहते शमी साहब वगैरह और कई लोग गए थे यहाँ से, उसका इजरा हुआ। उस किताब की भी लोगों ने तारीफ की। एक किताब की जगह बेंगाला में आसिम साहब भी कहते मरे हुए हमारे क्या नाम है, बोलिए नाम पर जमील मंजर साहब, ये भी कहते। तो उन्होंने भी किताब के शोराय बेंगाला 6 में आया था। आज कितना साल हो गया, कशी चल रहा, यानी 20 साल के वक्फे से चौथी किताब भी एकेडमी मंजूर हो गई है। अव्वल 2 किताब तो शाये हो गई है। आजकल मैं मालूम हुआ कि चौथी किताब भी मंजूर हो गई है, कल मालूम हुआ हमको। पर वो किताब इंशाल्लाह आएगी। बेंगाला पर भी काम चल रहा है। अव्वल 2 किताब आ गई है, तीसरी जिसकी भी तैयारी मुकम्मल होगी तकरीबन। उसके बाद मैंने काम और करना शुरू कर दिया जिसमें कि ख़वातीन नस्ल निगारान बेंगाला, ये काम मेरा चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। मैंने देखा कि बंगाल में कम से कम
ये 4 जो है शाहजाद बंगाला, उसमें मेरी किताब आ गई। शोराय बंगाला तीसरी चौथी चीजें आ गई। नस्ल निगारा ने बंगाला दूसरी चीजें आ गई। तो मैंने महसूस किया कि शायरात पर, नस्ल निगारों पर और ख़वातीन नस्ल निगारों पर किताब नहीं है, का वो तरतीब हो या तसरीफ, दोनों में नहीं है। मैं इसी तरह मेरे कमजोरी जो कहाँ का खाना पूरी हमको करना है, उसी तरह मैं करता रहा और 2-3 किताब काम चल रहा है नस्ल निगारा बंगाला पर भी और ख़वातीन नस्ल निगारा पर भी। तो ख़वातीन से मुझे अभी बहुत हद तक ताउन नहीं मिल रहा है। 2 साल 1.5 साल से मेरा काम चल रहा है। ये थे मेरी भाई मुख्तसर गुरदास और जिंदगी हालात के। ठीक है, अब खड़े रहिए, अदालत में खड़े रहिए। आपसे आपने शायरी कब शुरू की? हाँ, शायरी तो 2-3 साल से शुरू किया है। मैं उसमें चला जाया करता, नसीब में बैठ के दोस्तों के साथ चला जाया करता सुनने के लिए, सुनने का शौक था। तो जावेद वाला भी कहा कि यार जब आते हो तो कुछ करो भी, लिखो भी। तो मैं थोड़ा बहुत पूरे भट कर लिखना शुरू किया। आज भी वो मुझसे की तो शायरी बड़ी नहीं कर पाते हैं, तो वह फैक्ट है। थोड़ा बहुत करते हैं। उस्ताद से हमें मुजफ्फर मिनाई जो है वो हमारे उस्ताद है, और जो कुछ देर लिखते हैं वो उनसे दिखा लेते, देखते हैं, मुतमईन है। वो माहिर फन भी है, अच्छा उर्दू है, ये चल रहा है। और मैंने ज़्यादातर तवज्जो है नस्ल निगारी की तरफ। आपकी पैदाइश जो बागबारी में जी है। कहाँ पर, एरिया कहाँ? बता रहे लोकेशन को याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद है। जो ब्रिज उतरते हैं ना, वहाँ पर बाई तरफ ब्रिज उतर के बाएं तरफ एक रास्ता जाता बड़ा, जहाँ पे सूफी साहब का मजार मज़ार है जी, हाँ वही है। आगे है, लेकिन कोने पर लास्ट में जाकर मज़ार के कोना में वो इलाका साबुत का। उसके बाद दोबारा कहीं जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आपकी उम्र कागज हमको दे कितनी दो। उम्र थी जब वहाँ फसाद बरपा? जी, आपकी कितनी उम्र थी जब फसाद बरपा? लाइए। क्या था? जब फसाद हुआ 7 बरस 7 बरस और बिल्कुल बचपन में। जी। और हमें क्या याद है, बच्चे देख देख मेरी माँ हमारे मेरे बड़े भाई को लेके भागे जा रही है डर से। असल में आज़ादी से पहले उस इलाके में हाँ? लेलिया घट्टा से लेके हाँ। दमदम तक आबादी थी, जी जी, मुस्लिम आबादी बहुत और ज्यादा वहाँ मुसलमानों की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उसी इलाके में। वो और आपको मुझे मैं उसके क्या- बारे में बहुत सारी मालूमात है। जी, बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो घरों में बदल गई हैं। मैं वहाँ गया। ये अंसारी साहब अपनी जाती जिंदगी के बारे में बताइए। कब शादी हुई, बच्चे क्या है, फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये भी जानना मेरी जरूरी है। शादी 1972 में हुई। इनके बारे में बोलिए ना, इनसे सवाल कीजिए, वो जवाब है। मैं अपना सवाल 1972 में शादी हुई मेरी, और उसके 1 साल के बाद मेरी मुलाजिमत लगी स्कूल में। लड़कों को हमने, मेरे 3 औलादे हैं, 3 लड़का है और 1 लड़की। चारों माशाल्लाह शादीशुदा है और हर एक के 2-2 बच्चे हैं। बड़े लड़के का 1 लड़का 1 लड़की है, और मझले लड़के का 2 लड़का, सब जवान हो चला है। और छोटे लड़के का भी 1 लड़का 1 लड़की है, और लड़की की जो है 1 लड़की और 1 लड़का है। लड़के क्या तो करते हैं? मेरी जो नवासी हुई और नवासा, वो अभी बेंगलोर में एक MBBS कर रही है लड़की, और नवासा जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। 2 साल हो गया। और मेरी पोती जो है, जिसकी शादी हुई 1 साल पहले, वो इंग्लिश में BA ऑनर्स है इंग्लिश में। उसकी शादी हो गई लास्ट ईयर। और मेरे बड़ा लड़का जो ग्रेजुएट है, लड़की भी ग्रेजुएट है, और माशाल्लाह। लड़के क्या करते हैं भैया? जी, लड़के अभी क्या करते हैं? लड़के लड़का लोग अपना एक तो कपड़े का कारोबार है, और 1 लड़का जो प्रोमोटिव वगैरह करता है, 1 लड़का दुकान वगैरह है, उसे चलाता है। तो अपना कारोबार में है। जी, हाँ कारोबारी। मेरा सवाल ये है कि दौरान कॉलेज किसी से मोहब्बत हुई है? आज से हुई थी। सवाल है। नहीं अरे भैया, वो जमाना इतना डर था ना, हाँ। ये डरते थे बहुत। वो डर लगता है, माँ बाप क्या सोचेगा, माँ बाप क्या बोलेगा, हमेशा लड़कियों तो दूर रहे। ये अपनी फैक्ट बता रहे, डर बहुत डर खौफ रहता था। क्या बोले, कुछ होगा नहीं होगा है, ये था। और
अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने पीएचडी किसके अंडर में की थी? ये हाँ। दूसरे ये है कि जमील मंदर साहब से आपकी शनासाई कब से हुई? चलिए, अच्छा सवाल। पीएचडी किसी हमने कब किया? किसके अंदर से किसके किया? अंडर में? हाँ हाँ, मैं तो वैसे मुश्ताक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब थे, वो मेरे दोस्तों में थे। मुश्ताक अहमद समझ गया। वो हमको आके स्कूल में पढ़े यार कर रहे क्या कर रहे, कल यहाँ पर स्कूल में नौकरी लगी है, पीएचडी करेंगे, क्या करेंगे, दिन दिन भर लाइब्रेरी बैठना पड़ेगा, वक्त बर्बाद करेगा, अब क्या करेंगे, ट्यूशन करते ये करते। 2-3 बार आया बेचारा मेरे पास, दोस्ती थे हमारी, मुश्ताक प्रोफेसर मुश्ताक, स्कूल में आया करता था। तो उसके बाद कहने पर मैं ठीक है कर लेंगे भाई। तो उसी के अंदर में हम चले गए। तो मैंने जब पूछे कि इंफरादियत हम चाहते किसी चीज़ में, तो हम तो बोला क्या चीज़ करना चाहते हैं, वो फॉर्म लेकर आएंगे मैं स्कूल में। तो हमने सोचा किस पर कह रहे हैं, किस पर काम नहीं होगा। तो हमने सोचा शायरा तो बंगाला पर करने का इरादा है कि शायरा तो बंगाला पर अब तक कोई काम नहीं हुआ, ये ध्यान में मेरे पास थी। तो हमने रजामंदी इसके इत्तेफाक के बाद 2 साल के बाद मुश्ताक साहब का इंतकाल हो गया। अभी हम मंडारी में तो उनके अंडर में थे, इंतकाल हो गया, मैं एक परेशानी पड़ गई। तो हम दौड़ के क्या करना है पड़ूँ वहाँ। तो यूनिवर्सिटी सब थे प्रोफेसर हमशीद साहब की निगरानी में हमको दे दिया कि उनके अंडर में रहिए। 3 साल तक उनके अंडर में काम करता रहा, जो लिखता था दिखाता, जो लिखता दिखाता रहा। उनके साथ हमने बहुत टूर भी किया, हमको बहुत मानते थे। मेरे घर पे आके दिन भर रहते थे अपनी फैमिली लेकर के, इतना हैप्पी था। बच्चों को लेकर सब लेके अभी बड़े हो गए, दिन भर रहते, कई बार आते थे। उनके साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हो गए थे। तो उन्होंने लिखा भी एक मजमून में, मेरा हवाला भी दिया। उनके साथ हमने कश्मीर का सफर किया, उनके मुल्क गए, MP मध्य प्रदेश में, उसके बाद कटिहार गए, नागपुर गए, 6-7 जगह हम उनके साथ मेरे बहुत करीब हो गए थे, बहुत फ्रैंक हो गए थे। उनके घर में अक्सर आना जाना होता था। और कुछ जमील समंदर साहब अरे से जमील शनासाई कब? जमील मंदिर साहब से तो मुझे बहुत पुरानी याद है। सबसे पहले मजा में हमसे और इनके से मुलाकात हुई है ना, इनके साहब से इनसे हमसे मुलाकात हुई। उस वक्त गया से एक रिसाला निकाला करते थे, सुहेल। तो हम लोग जो होता था इनको लेकर चले जाते थे लोगों के पास के भाई इसके मेंबर साजिश के मेंबर बना। तो उसी वक्त हमारे इनके ताल्लुकात हो गए और उस सिलसिला बहुत चिंतक रहा। तो एक अब चूंकि ये यहाँ आ गए हैं प्रोग्राम करने के बार के 1-2 बार जाने के, आपसे मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, 1-2 बार जाने के इत्तेफाक हुआ, उसके बाद नहीं जा पाते हैं। और कुछ बात ये है सवाल मेरा कि आप बहुत से किताबों के मुरत्तिब हैं, मजमून के सिलसिले में आपको बहुत से शोरा उसका के पास जाना पड़ा। ऐसे कोई ख्याल या ऐसी कोई बात जो आपके जहन में महफूज है कि भाई इस शायर के पास, इस अदीब के पास मैं मजमून लेने गया था या मुझे कलाम देने गया था, मुझे ये परेशानी हुई या वो मेरे साथ कोई ऐसे वाक़या? 5 मिनट और टाइम है। परेशानी तो कुछ नहीं है, कोई ऐसे वाक़या सुनाइए। वाकया कोई ऐसा वाकया पेश नहीं है हमारे साथ। ऐसा हम गए लेने के रास्ता किया, काउंट किया है, काउंट करने के PhD में जब मैं कर रहा था उस वक्त एक नाम नहीं बताएगा, नाम नहीं बताएगा, शायरे के पास में गया। तो राय के घर में मालूम को मुलाकात सुबह 6 बजे का 6 बजे के मिलने के लिए कलकत्ता है, क्योंकि वो बोले कि नहीं घर पर नहीं है। तो बोले कब आएंगे? बोले वो ठीक नहीं तो हम आएंगे नहीं यार, एक बार और क्या। तो फिर उससे मुलाकात हुई, फिर नहीं मुलाकात नहीं करके दे है कि नहीं बदला लो करके नहीं। अब परेशानी हुई तो उनके जो मवाद था इधर से उधर से लेकर के मुलाकात नहीं कर पाए। मुलाकात के तो 2-4 बातें होती, उनसे कुछ इंटरव्यू लेता, लेकिन बहुत से अशारात ने ताउन भी किया है, ऐसी बात नहीं है। नतीजा ये हुआ कि हमको उनका वो कवायद जो है दूसरी जगह से लेके लिखना पड़ा। और
जिंदगी में ऐसा कोई वाकया जो नहीं भूल पाए? मोहब्बत का वाक़या हुआ है जिंदगी में कोई ऐसा वाकया बहुत सी जिंदगी में होता है कि आदमी जिंदगी भर नहीं भूल पाया। जैसे मैं एक बार जो है ना सफर किया, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पैदल चला, तो ये जिंदगी में कभी भूलने वाली चीज नहीं। आपके साथ कोई ऐसा वाकया है? मेरे एक वाकया फुटबॉल के दुनिया का सुन लीजिए, अगर सुनना वाकया है वो हम भूल नहीं पाते। वो यादगार, एक यादगार खेल था मेरा। बटे उसकी 11 टीम बनी थी और एक भूलागढ़ रहता दरिया पार, उधर जाना पड़ता था, वहाँ की एक टीम थी। वो फाइनल में टीम पहुंची, बटे 11 और वहाँ की टीम 11 फाइनल में टीम पहुंची। और फाइनल मैच होने वाला था। हम लोग हम लोग जूनियर थे, 25-30 साल मेरी उम्र होगी। तो 11 बने हुए और पूरा मैच खेलने गए। उस बार तो रास्ते में हम जब उतरे, बस से उतरे हैं तो गाँव वो मैदान को दूरी पर था। तो मैं रास्ते में जा रहे थे तो 2 आदमी हमारे से मिलने लगा। हम मेरे साथ एक साथी जो वो भी जा रहे खेलने के लिए, कहने लगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं हम लोग फुटबॉल मैच होगा, वो फाइनल मैच है, वो खेलने जा रहा है। आप खेलेगा फाइनल मैच? हमको बॉल छोड़ देगा। अरे बहुत फर्स्ट डिवीजन का टीम आकर सब प्लेयर है, हर बड़ा बड़ा टीम का सब प्लेयर लोग फर्स्ट डिवीजन का, और आप लोग इतना छोटा छोटा ये मैच खेलेगा? तो आप खोल रहे मैं जाते रहते मेरे रास्ते में कहा, मैंने कहा देख लीजिए हम मजाक में कहा और जितना बड़ा प्लेयर आएगा अपना 5 से 3 गोल मारेगा। मजाकन हमने उससे कहा और चले गए। देखो वह याद है आप 40-45 साल की बात है। जा रहे वहाँ 45-3 गोल अपने पाँव से मारे गए थे। बोलते बड़ा बड़ा पीछे सवार था, हम जूनियर पीछे क्या करें। मैंने ऐसा हुआ कि मैच हो रहा था, हाफ टाइम से पहले, इंटरवल से पहले मैंने एक गोल किया, फिर अपोनेंट टीम ने गोल कर दिया बराबर, फिर एक गोल कुछ मैंने किया सेकंड हाफ में, फिर एक गोल मुखालिफ टीम के। अब फर्स्ट पीरियड होता था, हर टीम से 2-3 पीरियड, 7-8 पीरियड फर्स्ट डिवीजन और हम लोग सब जूनियर पीरियड से जुड़ गए थे। और 2-2 गोल से टीम बराबर चल रही है। हम बोले यार हमने जो बातें की जिन सोच है बाजार में, उससे हमने कह दिया कि वो मालूम बात सच होगी नहीं होगी। होते 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 एकदम आखिरी मिनट बाकी है, समझिए 1 मिनट बाकी है, हैं खेल खत्म होने के 1 मिनट बाकी है। सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में है और वहाँ से गोल मिला। हमने याद है एक 3 गोल मेरा हो जाए तो मेरा जो हमने कहा वादा कि पूरा हो जाए। तो इधर से सेंटर हुआ, सेंटर हाफ ग्राउंड से मैंने बॉल मिला और हमने वहाँ से शूट किया। अब ये नेट पे चलेगी। 3 गोल मैंने अपने 5 जगह टीम का, 2 गोल वो खाली टीम नहीं खेला, वो मेरी जिंदगी का यादगार खेला। उसके बाद एक यादगार और खेले ईस्ट बंगाल ग्राउंड में। वो टीम बने थे रेस्ट 11 और बंगाल 11, उनको 2 टीम बने थे। बहुत पहले की बात बोलते हैं, मैं कॉलेज में था उस जमाने में। तो रेस्ट 11 और बंगाल टीम बनी, तो हर टीम से 3 पीरियड लिए गए थे। तो मोहरा करे थे, हमको भी लिए गए थे, नजाम साहब थे और ऐसे साधु था। 3 मैच हम लोग बाकी सब फर्स्ट प्ले के 3 पीरियड खेल। अब बहुत बंगाल खेल हो रहा और पुलिस कमिश्नर वाला और भी कुछ तो बहुत लोग आए थे मैच देखने के लिए। तो मैं 1-1 गोल से ड्रॉ हो रहा था मैच। जब वो सेंटर हुआ और बॉल सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में, हमने बॉल राइटर को दिया, हम आगे बढ़ गए राइटर को, फिर उसने बॉल रिटर्न हमको किया, हमने बॉल वहाँ से शॉट लिया हाफ ग्राउंड से और वो गोल हो गया। 2-1 का रिजल्ट हुआ। ये फर्स्ट डिवीजन के बाद बोल। अब फर्स्ट डिवीजन पहला कदम था कि दूर से दुनिया में मकामी तौर पर सूरत आते कि बैरों तो मैं बाहर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने गया था मध्य प्रदेश में। अच्छा यहाँ खेलूँ खेलता रहा फुटबॉल के दुनिया में। माशाल्लाह मकामी तौर पर आज भी मेरा रिकॉर्ड है और बहुत लोग मुझे मेरे टीचर है इरशाद मास्टर साहब मुस्तफा, तो हाई स्कूल में खेल देखना चाहते थे। मैं बहुत अच्छा स्कोरर था। बताने के एक सीजन 22 गोल हमने किया, इस सीजन में 22 गोल स्कोर किया। वो मेरे बहुत बड़े मददगार थे। जहाँ मैं खेलने जाता था चले जाते, जहाँ खेलने जाते थे हम चले जाते थे। तो हमने एक दिन कब्रिस्तान में मुलाकात की, मिट्टी में गया था, हमने मेरे उस्ताद भी थे। हमने कहा सर ये बताइए आप मेरे खेल देखने जाते थे तो
मैंने पागल की तरह चिल्ला चीजें बता देते तो क्या चीज देगा था आपसे मेरा तो बोले कि तुम्हारे खेल में मैं देखा बहुत ब्यूटी था ब्यूटी बोले तो बॉडी बोले सब हासिल था बस मुझे यही दो यादगार और भी यादगार है सुनाने का मौका नहीं है इंशाल्लाह चलिए बहुत अच्छे चलिए शुक्रिया शुक्रिया